Good morning to all. I am from TSN the school and today I am going to explain class 11th science. It's a biology part. Today I am going to explain chapter number first. The chapter number first is the living world. What is living? Diversity in the living world, taxonomic categories and the taxonomical aids. इन सब टॉपिक्स की हम इसमें स्टडी करेंगे. हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग्स, लीव अस स्पीचलेस. द ब्यूटी ऑफ द गॉलगपिंग हाउस of the migrating birds and the valley of the flowers or the attacking shark evokes away and the deep sense of wonder. यह जीव जगत, ये जो लिविंग वर्ल्ड जो है वो क्या है बेटा? जीव जगत है. इसमें क्या है? इसमें लिविंग बींग्स हैं एंड वी नो वेरी वेल कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है वो किससे मिलके बना है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलके बना है. तो ये इनकी जो श्रृंखला है, जो रेंज है इनकी, वो इतनी वाइड है कि वो हमारे लिए अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है. इसमें हम देखें तो क्या क्या है? ठंडे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वन हैं, महासागर हैं, कहीं पर मीठे पानी की झीलें हैं तो कहीं पर ओशियंस हैं, समुद्र हैं, मरुस्थल हैं कहीं पे तो कहीं पे गर्म पानी के झरने हैं जिनमें कि जीव रहते हैं. ये सभी चीज़ें हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं. कभी सर पर दौड़ते हुए घोड़े, कभी प्रवासी पक्षी, घाटी में खिलते हुए फूल और कभी आक्रमण करने वाली शार्क. इन सब की सुंदरता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है, विस्मयकारी है और ये हमें ऐसा लगता है कि ये कोई चमत्कार है. इन सब चीज़ों से मिलकर, इन सभी से मिलकर क्या बन रहा है? लिविंग वर्ल्ड बन रहा है. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वॉट इंडीड इज लाइफ. वॉट इंडीड इज लाइफ, कि वास्तव में जीवन है क्या? दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्पेलेक्ट क्वेश्चंस विद इन इट. द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड द सिक्स आंसर to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and the sixth answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. अगर हम ये देखें कि वास्तव में जीवन क्या है, तो इस प्रश्न के अंदर अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो क्वेश्चन हैं. पहला, टेक्निकली रूप से तो हमें ये समझ में आता है कि भाई लिविंग थिंग कौन सी है और नॉन लिविंग थिंग कौन सी है. और यदि हम इसमें बहुत डिटेल के अंदर इसके आंसर की स्टडी करते हैं और अगर हम किसी फिलोसोफर के रूप में अगर हम सोचते हैं तो ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आखिर लाइफ का एम क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है. लेकिन चूँकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और यदि हम एक वैज्ञानिक हों तो वैज्ञानिक होने के नाते जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है जो किसी फिलोसोफर का हो सकता है तो हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे. हम ये देखेंगे कि लिविंग क्या है, जीव क्या है. हम लोग इसी के ऊपर अपना जो फोकस है वो इस पर करेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग, जीव क्या है. तो व्हाट इज़ लिविंग, ये क्या है? व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी conventionally look for डिसएक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमने जूनियर क्लासेस के अंदर 6th 7th 8th साइंस में हमने ये स्टडी की है कि लिविंग थिंग कौन सी है और नॉन लिविंग थिंग कौन सी है, जिन्हें कि हम लोग बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में भी जानते हैं. और हमें ये अच्छे से पता है कि किसी जीवन के लिए इन सब का क्या योगदान होता है. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. यदि हम बात करते हैं कि जीव क्या है तो इससे पहले हम एक डिटेल स्टडी होती है कि कौन कौन से प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, जो कि आप 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 6 में बहुत डिटेल स्टडी कर आए हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो कौन कौन से प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं अपने पूरे जीवन काल के अंदर.
तो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीव हैं, वो सभी वृद्धि करते हैं, वो सब ग्रोइंग करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय cell division. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen only up to the certain age. However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. Unicellular organism grow by cell division. One can easily observe this in vitrocultures by simply containing the number of the cells under the microscope. In majority of higher animals and the plants, growth and the reproduction are the mutually exclusive events. One must remember that the increase in body mass is considered as growth. Non-living objects also grow. If we take increase in body mass as a creation for growth, mountains and the sandburns and grow. However, the kind of the growth exhibited by the non-living object is by accumulation of material on the surface. यदि हम बात करें कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अगर अंदर हम लोग उनके ग्रो की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो जीव होते हैं, ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं, इनकी भार में और इनकी संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों ही वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, तो मतलब जैसे एक छोटा बेबी होता है, या है ना, पहले हम लोग दोनों की बात करते हैं, एनिमल की और सीड की भी। यदि एक छोटा बेबी होता है तो उसके जन्म के बाद से लेकर वो एक चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, देन आफ्टर वो एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है, देन आफ्टर वो ओल्ड होता है और एट इन द लास्ट उसकी डेथ हो जाती है। यदि हम प्लांट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक छोटा सा जो बीज होता है, जब वो जर्मिनेट होता है बेटे, तो सबसे पहले वो एक छोटे से डेलिकेट से प्लांट के रूप में बाहर आता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो वृद्धि करता है, ग्रो करता है और आगे जाके एक बहुत बड़े ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ये लोग कंप्लीट करते हैं और एट इन द लास्ट एक एज ऐसी आती है कि जब इनकी डेथ हो जाती है। तो बहुकोशिकीय जीव यानी जो मल्टीसेलुलर जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें सेल डिवीज़न होता है जिसके थ्रू वो वृद्धि करते हैं। और पौधों में ये जो वृद्धि होती है वो पूरे जीवन पर्यंत होती रहती है, उनमें कोशिका विभाजन होता ही रहता है। जो प्राणी होते हैं इनमें इनकी वृद्धि जो होती है कुछ आयु तक होती है। ये आपने क्लास 8 के अंदर स्टडी किया है, चैप्टर नंबर 9 और 10 के अंदर वहाँ पर बताया गया है कि एक सर्टेन एज होती है, उस एज तक ही जो प्राणी होते हैं, जो मेल एंड फीमेल होते हैं, इनकी लेंथ जो होती है वो बढ़ती है और उसके बाद में एज बढ़ रही है लेकिन लेंथ जो होती है वो नहीं बढ़ती है। यदि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो एक कोशिकीय जीव के अंदर भी कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीज़न होता है। बड़ी सरलता से कोई भी माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग इनकी जो सेल है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और जो उच्च कोटि के जो प्राणी होते हैं, पादप होते हैं, उनमें वृद्धि एवं जनन जो होता है वो दो अलग अलग घटनाएं हैं जो कि मैंने अभी आपको डिटेल में स्टडी दिया है कि रिप्रोडक्शन होना और सेल डिवीज़न के थ्रू हाइट का बढ़ना, ये दोनों ही अलग अलग घटनाएं होती हैं। यदि हम अच्छी तरीके से इस पर स्टडी करें तो जब किसी जीव का भार बढ़ता है, जब किसी जीव के वेट में वृद्धि होने लगती है तो हम कहते हैं भाई उसकी ग्रोथ हो रही है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में वृद्धि हो सकती है। जैसे कि कोई पहाड़ है ना, या रेत के टीले हैं, तो आपको पता है रेत के टीले जो रेगिस्तान होता है उसमें रेत के टीले किस तरीके से बनते हैं, हवा चलती है तो वो रेत एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ती है और वहाँ पर जहाँ पर भी एयर का प्रेशर कम होने लगता है, हवा का दबाव कम होता है, वहाँ पर वो नया टीला बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि वेट के बढ़ने को हम ग्रो के अंदर नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वेट अगर बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसके बाद में आगे बताया गया है कि
जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें अगर वेट बढ़ रहा है तो वो जो पदार्थ जो है वो एक जगह के ऊपर इकट्ठा होगा, उसकी वजह से उनका वेट बढ़ता है। जबकि जीवों में ये वृद्धि अंदर की ओर होती है ना। अगर जैसे रेत के टीले की हम लोग बात कर रहे हैं तो रेत वहाँ पे इकट्ठी हो रही है और हम लोग उसको देख सकते हैं। अगर वो हवा के साथ में अपना स्थान बदल रहे हैं तो हम लोग उसे देख सकते हैं। लेकिन किसी ह्यूमन बीइंग में या किसी एनिमल में या किसी प्लांट में अगर वृद्धि हो रही है तो वो उसके अंदर की तरफ हो रही है, जिसका प्रभाव बाहर की तरफ भी पड़ता है। यदि वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं माने तो जीवों का यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उसकी हमें स्टडी करनी होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इसी प्रकार जनन भी यानी रिप्रोडक्शन भी जीवों का एक अभिलक्षण गुण है और वृद्धि के संदर्भ में हम लोग इसकी भी व्याख्या कर सकते हैं। तो मेन हम लोगों ने ये देखा है कि यदि हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा बेबी जो है वो एक एडल्ट में और एक ओल्ड में कन्वर्ट होता है, तो वो उसकी वृद्धि हो रही है। इतने सालों में वो उसकी वृद्धि हुई है। एक छोटा सा बीज जर्मिनेट होके एक बहुत बड़े ट्री में कन्वर्ट हो रहा है तो वो उसकी वृद्धि होती है। और इसी तरीके से अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जो लिविंग थिंग होती है वो अपने ही जैसे जीवों को जन्म देती है और ये जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग इज मेटाबॉलिज्म। यदि हम किसी दूसरे पार्ट की अगर चर्चा करते हैं तो वो ये है कि मेटाबॉलिज्म का होना, यानी कि जीवों का जो दूसरा लक्षण है वो है उपापचय। सभी जीव जो होते हैं वो रसायनों से बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये केमिकल्स से बने हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड द बिग बिलोंगिंग to various classes, size and the function etc. are the continuously being made and changed into some other biomolecules. These conversions are the chemical reaction and the metabolic reaction. There are thousands of the metabolic reaction occurs in a simultaneously inside all living organism, be they unicellular or multicellular, or all plants and the animals, fungi and the microbes exhibit the metabolism। चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो और चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उन सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो होती है वो तो कंप्लीट होती ही है। यानी बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, जो मल्टी सेलुलर जीव जो होते हैं, वो अपने जैसों को, अपने ही जैसे जीवों को जन्म देने के पश्चात उनमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि चाहे छोटे अणुओं से बना हो चाहे बड़े अणुओं से बना होता है, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी रसायनों से बने होते हैं, केमिकल्स से बने हुए होते हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या चाहे वो यूनिसेलुलर हो। इसके बाद में आगे की तरफ बताया गया है कि जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं वो सभी जीवन को बनाए रखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। जैसे कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो हमने फूड गेन किया अंदर, उसका छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ब्रेक डाउन होना, उससे हमें एनर्जी मिलना, उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन के कार्यों को। उसके बाद में वो एनर्जी ख़त्म होती है और फिर हम वापस से फूड गेन करते हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है, फिर हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। और अंत में यहाँ पे दिया गया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डेफिनेटिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यानी कि जितने भी जीव जो हैं वो सभी इन सभी वर्क्स को कंप्लीट करते हैं, इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को वो कंप्लीट करते हैं। और इसे हम इसके अलावा आगे इस तरीके से समझ सकते हैं कि द मोस्ट ऑब्वियस ऑफ द टेक्निकली complicated the feature of the all living things is the ability of the sense their surroundings of the environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical and the biological। आगे बताया गया है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आस पास की जो घटनाएं हैं उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं।
ठीक है ना। और जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो एक जड़ वस्तु के रूप में वहीं पर रखी हुई है, वो इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। जैसे कि बहुत तेज धूप है ना, बहुत तेज धूप है तो हमें पसीना आ रहा है, और जब सर्दी अगर टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है तो हमें ठंड लग रही है तो हमने स्वेटर पहना है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि टेम्परेचर और लाइट का कम ज़्यादा होने से वो लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। आगे बताया गया है कि ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, एंड consciousness therefore become the defining property of living organisms। तो आगे हम लोग अगर बात करें इसी टॉपिक को लेके, तो ये बताया गया है कि चाहे वर्तमान हो, चाहे आगे भविष्य हो, चाहे भूतकाल हो, पीछे का जो वक्त गुजर गया है, उसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग है वो अवेयर रहता है इन सभी घटनाओं के लिए और पहले से प्रिपेयर रहता है। जैसे कि सर्दी होने वाली है ना, जैसे टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हाँ भाई अब जो है वो ये मौसम आने वाला है, और उसके लिए हम पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। ठीक ऐसे ही गर्मियों के लिए भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ओके, और अगर हम लोग हायर क्लासेस की बात करें, उच्च स्तरीय, इन हायर क्लासेस यू विल come to know that all living phenomena are due to underlying इंट्रैक्शन। जब उच्च स्तरीय अध्ययन करेंगे आप, हायर क्लासेस के अंदर आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो जीवन का विकास है ना, ये अलग अलग घटनाओं के थ्रू हुआ है, अंतर्निहित कई प्रतिक्रियाएं हुई हैं जिसके द्वारा हम इसको डिटेल के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। तो आई होप कि ये जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये मैं अपने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंदर लूँगी। आई होप कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेबल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।